नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ राजस्थान के इतिहास विभाग में डॉक्टर आसिफ हुसैन द्वारा आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूरोप में वाणिज्यवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, वाणिज्यवाद के उदय के क्या कारण रहे, उसकी क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से प्रमुख विचारक रहे हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पुनर्जागरण से सामंतवाद नष्ट हो जाने के कारण 16वीं-17वीं शताब्दी में एक नई विचारधारा का उदय हुआ जिसे वाणिज्यवाद कहा गया। इसमें यूरोपीय शासकों ने व्यापार उद्योग के जरिए बहुमूल्य धातुएं यथा सोना चांदी संग्रहण करने व देश में सोना बाहर जाने नहीं देने की नीति का पालन किया। लेविस एच हैने के मतानुसार सिद्धांत रूप से सर्वप्रथम इसका क्रमबद्ध विकास 1613 ईस्वी में इटली के वाणिज्यवादी विचारक एंटोनियो सीरो ने किया था। वाणिज्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडम स्मिथ ने 1876 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में किया था। हालांकि इसका अधिकतम प्रयोग नकारात्मक रूप में किया। इसके बाद वाणिज्यवादी गुस्ताव श्लोमर ने 1883 ईस्वी में प्रकाशित वाणिज्यवादी प्रणाली तथा उसका ऐतिहासिक महत्व और 1884 ईस्वी में प्रकाशित फ्रेडरिक महान की आर्थिक नीतियों का अध्ययन नामक पुस्तक में इस शब्द का प्रयोग किया गया। वाणिज्यवाद के समय 16वीं से 18वीं शताब्दी तक यूरोपीय देशों यथा इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि ने 3G अर्थात गोल्ड, ग्लोरी एवं गोल्ड में विशेष रुचि ली। इन तीनों में सोना सर्वाधिक कीमती था। 15वीं-16वीं शती में यूरोपीय देशों ने कीमती धातु के रूप में धन संग्रहित करने की नीति अपनाई। देश की संग्रहित संपत्ति उसकी संपन्नता का आधार बन गई। यूरोपीय देशों की इस धन संग्रहण की नीति को ही वाणिज्यवाद कहा गया। इन देशों ने व्यापार को नियंत्रित किया तथा धन अर्जन को इस तरह नियंत्रित किया कि सोने का आगमन निरंतर बना रहे। वाणिज्यवाद के प्रमुख कारण क्या रहे? वाणिज्यवाद के प्रमुख कारणों में पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा। स्वर्ग के पुनर्जागरण में स्वर्ग के स्थान पर इसी जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास किया गया, जो संपन्नता और चर्च के चंगुल से छूटकर ही संभव हो पाया था। और पुनर्जागरण ने इस कार्य को बखूबी किया। धर्म के स्थान पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव जीवन की समस्याओं और संपन्नता पाने के लिए लोगों ने व्यापार की ओर ध्यान दिया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जनसंख्या वृद्धि थी। पुनर्जागरण के बाद यूरोपीय जनसंख्या में बेहताशा वृद्धि हुई, क्योंकि अधिक विज्ञान और विकास ने मृत्यु दर को कम कर दिया था। अधिक जनसंख्या वृद्धि ने वाणिज्यवाद के उत्थान में सहयोग दिया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था भौगोलिक खोजें। इस समय विश्व मानचित्र की उपलब्धता और कुतुबनामा के आविष्कार ने समुद्री यात्राओं ने समुद्री व्यापार को आसान कर दिया। कोलंबस, वास्को डी गामा जैसे साहसी नाविकों ने अन्य नए देशों की खोज की और इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि यूरोपीय देशों के व्यापारियों ने अमेरिका, अफ्रीका और एशियाई देशों से व्यापार के दरवाजे खोल दिए। वाणिज्यवाद के अन्य कारणों में धर्म सुधार आंदोलन के कारण लोगों को चर्च के भ्रष्टाचार व आडंबरों से मुक्ति मिली तथा वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुए। इससे वाणिज्यवाद के उदय में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। राष्ट्रीय राज्यों का उदय। धर्म सुधार आंदोलन के समय कई यूरोपीय देशों ने अपने आप को रोमन कैथोलिक चर्च के नियंत्रण से मुक्त कर लिया था तथा अपने अपने चर्च स्थापित किए थे। इससे राष्ट्रीयता का विकास हुआ। आर्थिक बदलाव। 16वीं शताब्दी से पूर्व प्रचलित वस्तु विनिमय से व्यापार में वृद्धि संभव नहीं थी, किंतु 16वीं सदी में मुद्रा का प्रचलन नकद लेन देन में प्रारंभ हुआ। इससे नए बैंकों की शुरुआत हुई। इंग्लैंड की एलिजाबेथ ने सिक्कों में सुधार कर व्यापार वाणिज्य को भी प्रोत्साहन दिया था। वाणिज्यवाद की प्रमुख विशेषताओं में व्यापार संतुलन, मात्र राष्ट्र के पक्ष में हो, अर्थात निर्यात आयात से अधिक हो, कीमती धातु की आवक सुनिश्चित करना, उपनिवेशों की आवश्यकता पर बल देना
उपनिवेशों में मात्र राष्ट्र के हित में कानून व नियम लागू करना तथा राष्ट्र हित में प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना, राष्ट्र के राजनीतिक, आर्थिक व सैन्य शक्ति के लिए जनसंख्या वृद्धि पर बल दिया गया। प्रमुख वाणिज्यवादी विचारक में सबसे पहले एंटोनियो सीरा, जिनका समय 1580 से 1650 ईस्वी था। इटली निवासी एंटोनियो सीरा ने कृषि व्यवसाय को लाभकारी न मानकर उसके स्थान पर यूरोपीय देशों को सोना, चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं संग्रह करने के उपाय बताए। उसने बताया कि सोने की आवक से राज्य राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनेगा। इससे व्यापार उद्योग में वृद्धि एवं जनसंख्या की जरूरतें पूरी होगी। वह अन्य देशों में निवेश करने के पक्ष में था, क्योंकि उसका मानना था कि निवेश जिस देश में जाएगा वहाँ से लाभ लेकर ही लौटेगा। दूसरा प्रमुख विचारक था टॉमस मन, 1571 से 1641 ईस्वी। यह इंग्लैंड का प्रसिद्ध व्यापारी और ईस्ट इंडिया कंपनी का निदेशक था। टॉमस मन ने धातुओं के संग्रहण की जगह अन्य देशों में व्यापार निर्गमन में लगाया जाए, जिससे अधिक द्रव्य की प्राप्ति हो सके। उसने व्यापार उद्योग पर कई पुस्तकें लिखी, जिसमें व्यापार संतुलन, राष्ट्रों के पक्ष में रहने का समर्थन किया और साथ ही देश की सुरक्षा की मजबूती के लिए खजाना एकत्रित करने का भी समर्थन किया। तत्पश्चात कोलबर्ट 1619 से 1683 ईस्वी, ये फ्रांस के वित्त मंत्री थे। कोलबर्ट का वाणिज्यवाद को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसकी नीतियों के कारण कालांतर में फ्रांस में वाणिज्यवाद को कोलबर्टवाद कहा जाने लगा। इसके अनुसार राज्य की संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप और पूर्ण सरकारी नियंत्रण होना चाहिए, जिसका फ्रांस ने पालन भी किया। उसका मानना था कि सड़कों व नहरों का निर्माण कर घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जाए, अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाए, शक्तिशाली व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की जाए, सामंतों व रियासतों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किए जाएं, देश को मजबूत व शक्तिशाली जहाजी बेड़े का निर्माण किया जाए। कोलबर्ट की इन्हीं नीतियों ने वाणिज्यवाद को मजबूत रूप स्थापित किया। तत्पश्चात विलियम पैटी 1623 से 1687 ईस्वी, ये एक गरीब परिवार में जन्मे तथा शरीर विज्ञान तथा प्रोफेसर विलियम पैटी को सांख्यिकी पद्धति का प्रवर्तक और राजनीतिक अर्थशास्त्र के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यह राज्य को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या, किराया, मूल्य वृद्धि, पूंजी व उत्पादन जैसे कार्यों पर काम किया। उन्होंने सामंतवाद में भूमि की महत्ता के स्थान पर श्रम को महत्वपूर्ण माना और धन का उपयोग व्यापार उद्योग में लगाने के पक्षधर रहे। मॉन्टेकेरोटिन 1576 से 1621 ईस्वी, फ्रांस का वाणिज्यवादी विचारक थे। ये कट्टर राष्ट्रवादी थे जो विदेशी वस्तुओं के घोर विरोधी थे। उसने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर एक पुस्तक लिखी, हर व्यक्ति को काम करना चाहिए, जैसे सिद्धांतों का समर्थन किया। राज्य को समृद्ध बनाने के लिए बहुमूल्य धातुओं के संग्रहण का पक्षपाती रहे, किंतु उसके अति राष्ट्रवादी विचारों का परिणाम वाणिज्यिक युद्धों के रूप में देखने को मिलता है। वाणिज्यवादी नीतियों के परिणाम में व्यापारिक केंद्रों का स्थानांतरण हुआ। इस नीति के कारण यूरोप में भूमध्य सागर के तटीय नगरों के स्थान पर अंध महासागर के पूर्वी तटीय नगर नए व्यापारिक केंद्र बने। वाणिज्यवाद के समर्थक देश में इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, हॉलैंड, ये अंध महासागर के पूर्वी तट पर विद्यमान हैं। उन्होंने भौगोलिक खोजों के जरिए नए उपनिवेश स्थापित किए व वहाँ की धातुओं व खनिजों का खनन किया। आर्थिक व सामाजिक विकास हुआ। वाणिज्यवाद के कारण इन देशों का बड़ी व्यापारिक कंपनियों की स्थापनाएं हुई। यूरोपीय देशों का अफ्रीकी व पूर्वी देशों के साथ व्यापार का आकार बढ़ने के कारण अधिक निवेश की आवश्यकता महसूस हुई, जो अकेले व्यक्ति के वश में नहीं थी। इसके लिए अधिक लोगों के समूह की आवश्यकता पड़ी। इसी कारण इंग्लैंड, पुर्तगाल, हॉलैंड और फ्रांस में बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना हुई। व्यापार पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हुआ तथा मध्यम वर्ग का उदय भी वाणिज्यवाद की एक महत्वपूर्ण
विशेषता है। वाणिज्यवाद के कारण सामंतवाद का पतन हुआ। सामंतवाद व गिल्ड व्यवस्था मध्यकालीन यूरोप में प्रचलन में थी, जिसका पतन वाणिज्यवाद के द्वारा हुआ। वाणिज्यवाद के कारण दास प्रथा में वृद्धि हुई। यह वाणिज्यवाद का सबसे घिनौना रूप था। अफ्रीकी देशों से लोगों को पकड़कर यूरोपीय व्यापारी अमेरिका में बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाते थे। इसमें इंग्लैंड व स्पेन ज़्यादा लाभ में रहे। दास प्रथा का यह घिनौना रूप अफ्रीका में सबसे ज़्यादा था। उनके आवासों को नष्ट कर उनकी संपत्ति का खुले रूप से दोहन किया गया था। किंतु वाणिज्यवाद का भी पतन हुआ। वाणिज्यवाद के पतन के कुछ महत्वपूर्ण कारणों में धन को अत्यधिक महत्व दिया गया। वाणिज्यवाद में धन को अधिक महत्व देने के कारण व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों का उद्देश्य धन संचय रहा। इससे दास व्यापार जैसा अमानवीय कृत्य भी प्रारंभ हुआ। वाणिज्यवादी व्यवस्था ने श्रमिकों का अत्यधिक शोषण किया। कृषि का महत्व कम हुआ। वाणिज्यवाद ने व्यापार को प्रथम तथा उद्योग को द्वितीय तथा कृषि को तृतीय महत्व दिया। वाणिज्यवाद के कारण निरंकुश राजसत्ता प्रारंभ हुई। यूरोपीय देशों की राजसत्ता को अत्यधिक शक्ति संपन्न बना दिया। सामंतवाद का पतन हो गया था और राजनीतिक शक्ति शासकों के नियंत्रण में आ गई थी। इससे राजसत्ता निरंकुश होती चली गई तथा इससे लोगों के प्रति असंतोष पनपने लगा और यही वाणिज्यवाद का एक प्रमुख कारण बना। परिवर्तनशीलता का अभाव रहा। वाणिज्यवादी व्यवस्था में सापेक्षता का अभाव था। वह बदली हुई परिस्थिति को अपने में स्थिर नहीं रख सकती थी। इसी परिस्थिति ने मुक्त व्यापार का महत्व बढ़ा और यहीं से वाणिज्यवाद का पतन प्रारंभ हुआ। कोलबर्टवाद की असफलता। फ्रांस में वाणिज्यवाद को कोलबर्टवाद भी कहा जाता था, किंतु कालांतर में इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई और फ्रांस में कृषि का पतन हो गया, जिससे लोगों ने वाणिज्यवाद की आलोचना शुरू की। फ्रांस में वाणिज्यवाद के घोर समर्थक कोलबर्ट की नीतियां ही वहां से वाणिज्यवाद के पतन का कारण बन गई थी।